नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने जा रहा हूँ, वो है फीमेल हेयर लॉस। फीमेल हेयर लॉस की 10 मेन वजह और उनका साथ में क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसको मैं 10 पॉइंट्स के अंदर कवर करूंगा। हर पॉइंट के साथ उसका जो उसकी वजह है, जो उसका रीजन है और उसके पीछे उसकी क्या ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, उस पर्टिकुलर एक पॉइंट के अंदर दोनों ही चीजें मैं कवर करूंगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ पॉसिबल कॉपी पेन लेके कुछ पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि लेटर ऑन आपके ये काम आ जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे जो कॉमन एक प्रॉब्लम देखी गई है फीमेल हेयर लॉस के अंदर, वो है आयरन और विटामिन की डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स के अंदर खासतौर पे कॉमन है। मानेंगे नहीं आप, पीछे सर्वे हुआ था, आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, जितने भी अब तक ICMR के सर्वे हुए हैं उनमें एक चीज बड़ी क्लियर आई है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फीमेल्स इन इंडिया दे कैरी लो हीमोग्लोबिन एंड लो आयरन स्टोर्स इन द बॉडी। ये बहुत कॉमन चीज है। जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं फीमेल्स, उस वक्त कुछ आयरन के सप्लीमेंटेशन लेके साल, सवा साल, 1.5 साल तक कुछ सिचुएशन ठीक रहती है, बट उसके बाद आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाई जाती है। आयरन के साथ जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। बहुत कम फीमेल्स हैं जो एक एम्पल अमाउंट के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करती हैं। मोस्टली फीमेल्स, इंडिया की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, उसमें वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करती हैं, तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है। तीसरी मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है विटामिन D की डेफिशिएंसी। तीन चीजें, आयरन, विटामिन B12 और उसके बाद विटामिन D, ये तीनों डेफिशिएंसीज कहीं ना कहीं आप इस वीडियो के बाद में अपना खुद का आप टेस्ट करा के देखेंगे तो तीनों में से कोई ना कोई चीज डेफिशिएंट जरूर मिलेगी आप। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन भी लोगों में ये चीज डेफिशिएंट होती है उनमें हेयर फॉल होता ही होता है, पर जिन फीमेल्स में हेयर फॉल होता है उनमें ये डेफिशिएंसी अगर है तो फिर हेयर फॉल को कंट्रोल होने में बहुत समय लगेगा और मेडिसिन को काम करने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए इन तीनों विटामिन का और आयरन का ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। सीरम विटामिन D3, सीरम B12 और फेरेटिन, ये तीन चीजें जरूर चेक करवाएं। आयरन को कैसे नेचुरली इंक्रीज करना, और खास तौर पे वेजिटेरियन लोगों के लिए, उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो आप देखेंगे तो नेचुरल सोर्सेज कौन से आयरन के कैसे इंक्रीज किया जा सकता है सिर्फ बर्तन चेंज करके, उस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल दी है। यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेकेंड, जो मोस्ट कॉमन आज कल के समय में देखा जाता है, कंसल्टेशन जैसे हम लोग करते हैं, 15-16 साल से लेके और आप मानेंगे 40 इयर्स तक की फीमेल्स को PCOD एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि फेस पे, चेस्ट पे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ, पिंपल्स 30-35 साल के अंदर भी छोटे छोटे मुहासे होते रहेंगे। देन मूड की बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, इरेगुलर मेंसेस का मतलब कि पीरियड्स जो है वो कम आते हैं, फ्लो कम रहता है और दो पीरियड्स के बीच में गैप ज्यादा रहता है। ओवरऑल पीरियड्स स्लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है। जब भी हम इसका टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड देखते हैं, तो उसमें ओवरी के अंदर कुछ छोटे छोटे सिस्ट दिखती हैं। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें जो मेल हार्मोन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, ईस्ट्रोजन के लेवल थोड़े से लो मिलेंगे। ये कॉमन फाइंडिंग्स है। PCOD एक सेकेंड रीजन है, और PCOD अगर आपका है तो मैं हर बार बोलता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी उसको एकदम से क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती है। PCOD के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें कि मसल बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज आपने प्राइमरीली करनी है। जॉगिंग, रनिंग, ये चीजें थोड़ा छोड़ के मसल बिल्डिंग, जैसे कि प्लैंकिंग होगी, बॉडी वेट के साथ रिलेटेड एक्सरसाइज होगी, डांसिंग होगी, जिसमें बॉडी वेट को आपने इस्तेमाल करना है, उनको अगर आप करेंगे तो PCOD को आप इजीली हरा सकते हैं। वेट लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीठा आपको 100% छोड़ना पड़ेगा, इवन मीठे फ्रूट्स भी छोड़ने पड़ेंगे। इसका मैं अलग से पूरी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा PCOD को कैसे टैकल करना है। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज जो फीमेल्स में देखने को मिलता है, दैट इज थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड की प्रॉब्लम। और थायराइड के अंदर भी सिंपल हाइपोथायराइड, यानी कि थायराइड के लेवल लो हैं। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म को कैसे पहचानेंगे, बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेथार्जी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, वेट बढ़ जाएगा, पफिनेस आ जाएगी, फेस के ऊपर थोड़ा सा आपको हैवी लगने लगेगा, भूख बहुत कम लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, और हार्ट रेट जो है आपका, हार्ट रेट नॉर्मल 76 के आसपास रहता है, वो ड्रॉप डाउन कर जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म के ये लक्षण है। हाइपरथायराइडिज्म में इसका उल्टा हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, भूख ज्यादा लगेगी, वजन टूटने लग जाएगा, बार बार लूज मोशन होंगे कॉन्स्टिपेशन की जगह पे। इन दो ब्रॉडली इन चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि थायराइड का कोई मसला तो नहीं है। गर्दन में अगर स्वेलिंग है, 100% आप थायराइड का टेस्ट जरूर करवाइए, जिसमें T3, T4, TSH प्राइमरी टेस्ट होते हैं। इनमें कोई दिक्कत है, अपने एंडोक्राइनोलॉजी को या जनरल फिजिशियन को आप मिलके मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और पल्स, ये दो चीजें रेगुलर चेक करवानी चाहिए जब भी आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो। मेडिसिन थायराइड की नहीं छोड़नी है। थायराइड हाइपर हो चाहे हाइपो हो,
हेयर फॉल के साथ एसोसिएटेड होता है। मेरी बात को मान के चलिएगा, किसी भी तरीके से थायराइड को ठीक नहीं किया जा सकता। हाइपरथायराइडिज्म है, टेम्परेरी है, प्रेगनेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, या हाइपोथायराइडिज्म है, प्रेगनेंसी के साथ जुड़ा हुआ है टाइम बिंग के लिए, या कीमो के साथ एसोसिएटेड है, वो तो रिकवर हो जाएगा। बट एक नॉर्मल साधारण बिना किसी बीमारी के अगर थायराइड का प्रॉब्लम हुई है तो वो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट मत करें। हर 3 महीने में अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करवाते रहें। अगर आपका थायराइड नॉर्मल लेवल पे आ गया, ठीक नहीं होगा, नॉर्मल लेवल पे आ गया, अंडर कंट्रोल चल रहा है, तो फिर पेप्टाइड सीरम और मिनॉक्सिडिल एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसा कि पेप्टाइड सीरम सुबह शाम और मिनॉक्सिडिल अल्टरनेटिव डे, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हेयर फॉल अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। चौथा मोस्ट कॉमन कॉज जो है फीमेल्स के अंदर, वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, फीमेल्स का बाय नेचर एक स्वभाव ऐसा होता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, एटलीस्ट मोर सेंसिटिव देन मेल्स। और सेंसिटिविटी की वजह से परिवार की स्ट्रेस, देन अपने रिश्तेदारों की स्ट्रेस और काम की स्ट्रेस और दुनिया जहान की सारी स्ट्रेस फीमेल्स के कंधों पे, दिमाग के अंदर घूमती रहती है। टॉप ऑफ दैट अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा फैक्टर अगर मिक्स एंड मैच हो गए हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो फिर आप ये समझिए कि जितने पहले वजह थी स्ट्रेस की वो और मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि हेयर फॉल की एक स्ट्रेस और जुड़ चुकी है। ऐसे में मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सहारा लेने की बात करता हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाई है कैसे अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके ब्रेन को काम डाउन करना है, स्लीप आपकी अच्छे से इंड्यूस हो जाए, रेस्टफुल स्लीप आए आपको, तो आपकी एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल कुछ हद तक कम हो जाएंगे। इसमें अश्वगंधा का भी अच्छा रोल है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी योगा साथ में अटेंड कर लेंगे, वॉकिंग कर लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की, आप उठ के चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ी देर के लिए अपनी जो दीन दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको साइड पे रख देंगे, तो स्ट्रेस लेवल्स आपके जैसे ही लो होंगे, अलोंग विद मेडिसिन से थोड़ा हेयर फॉल कंट्रोल होगा, तो हेयर फॉल की स्ट्रेस कम होगी। ओवरऑल आप थोड़ा सा अपनी कंडीशनिंग कीजिए, अपना ख्याल पहले रखिए, फिर आप दूसरों का ख्याल रखने में ज्यादा काबिल हो पाएंगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अश्वगंधा का इसमें अच्छा रोल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आंवला का अच्छा रोल है, दोनों चीजों पे काम करता है। आंवला में विटामिन सी होता है, अश्वगंधा एक नर्वाइन टॉनिक है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्लीप डेप्रीवेशन फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखी गई है, और खास तौर पे उस वक्त देखी गई है जब बच्चे छोटे होते हैं। तो बच्चे छोटे होते हैं तब देखी गई है, एग्जामिनेशन के दौरान देखी गई है, एग्जाम हो या किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रेस आए, सबसे पहले उनका जो नींद है, नींद का कोटा कम हो जाता है। यहाँ 6 घंटे सोना चाहिए, वहाँ 4.5-5 घंटे सोना शुरू कर देंगे। फीमेल्स के लिए खास तौर पे बता रहा हूँ, जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सिर पे हैं तो एटलीस्ट कोशिश करिए दाएं बाएं से कहीं से भी नींद को छीन के लाइए। 6.5 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। मैं ये चीज अच्छे से समझता हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं, खास तौर पे उस समय पे आप बहुत ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट अगेन स्ट्रेस से रिलेटेड जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जो मैंने टिप्स बताई हैं वो करेंगे तो एटलीस्ट स्लीप का कुछ कोटा आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। मान लिए 5.5 घंटे की भी नींद मिली है तो भी वो रेस्टफुल हो गई, आपका काम चल जाएगा। लेकिन और बाकी सिचुएशंस के अंदर मैं अपने फीमेल क्लाइंट्स को रिक्वेस्टफुली कहता हूँ कि नींद के साथ पंगा नहीं लेना, बाकी सारी चीजों के साथ जो छेड़छाड़ कर सकते हो आप कर लो। नींद का कोटा 6.5 से 7 घंटे का एटलीस्ट जब हेयर फॉल चल रहा है तब तक आपको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड 6th पॉइंट, दैट इज सैलून का ट्रीटमेंट। आजकल हेयर सैलून एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हेयर की इंडस्ट्री ओवरऑल ही एक बहुत ज्यादा बूम कर गई है। इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही कैटेगरीज के लोग बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। सैलून के अंदर अभी क्या हो रहा है कि बहुत अलग अलग तरीके से आपको हेयर स्ट्रेटनिंग के जो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं या हेयर स्ट्रेटनिंग के जो ट्रीटमेंट्स ऑफर किए जाते हैं उनका चलन बहुत ज्यादा है। पहले रीबॉन्डिंग के नाम से ये चल रहे थे, अभी केराटिन का नाम दे दिया गया। प्रोसेस दोनों में सेम है, सिर्फ उसके ऊपर एक उन्होंने पॉलिथीन डाल के उसका कवर चेंज कर दिया। असल में दोनों ही ट्रीटमेंट सेम है। आपके जो बाल का स्ट्रैंड होता है, हेयर का जो स्ट्रैंड होता है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल उसके बॉन्ड्स को, यानी कि एक रस्सी मुड़ी हुई है तो उसके जो कर्व्स हैं उन कर्व्स को वो केमिकल तोड़ देता है। तोड़ने के बाद आप हीट लगा के उसको खींचते हो और आप उसको खींच के पतला कर देते हो उस बाल को, और फिर उसके ऊपर एक और केमिकल लगाते हो। जितने बीच बीच में जो क्रैक्स आए थे उनको वो केमिकल फिल कर देता है। इसीलिए आपको जब भी आप रीबॉन्डिंग कराते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बाद आपको खास तरीके का शैम्पू जिसमें केराटिन थोड़ा बहुत मिक्स्ड होता है उसकी लेयर के ऊपर लगाने के लिए वो दिया जाता है। बाल तो आपके स्ट्रेट हो जाते हैं, बट 100 में से तकरीबन, सारों को नहीं बोलूंगा, 25 से 30% फीमेल्स को आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, केराटिन हो, रीबॉन्डिंग हो जिससे बाल सीधे होते हैं, जिसमें हीट का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जड़ों के ऊपर जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद हेयर फॉल होता ही होता है 25 से 30% फीमेल्स को। इसके लिए अलग से एक वीडियो में बनाया है, अपलोड करूंगा कि अगर रीबॉन्डिंग से या केराटिन ट्रीटमेंट से आपका हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है तो उसको कैसे आप अपने आप
से घर पे ठीक कर सकते हो। बहरहाल ये चीज समझ के चलिए कि 25% फीमेल्स एकदम से असर दिखा देंगे। जिनको एकदम हेयर फॉल नहीं हुआ तो उन्होंने हर साल रीबॉन्डिंग या केराटिन करवाना ही करवाना है। अदरवाइज भी आप कटिंग करवाने जाओगे तो 6 महीने बाद जो सैलून वाले आपके एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ घुट्टी पिला के दोबारा कन्विंस कर लेंगे जी कि 6-7 महीने हो गए, दोबारा से करा लो, थोड़ा टचअप करा लो। उनको अपना पैसा दिख रहा है, आपके बालों की कोई परवाह नहीं है। बट एक अब मेरी बात और सुन लो, 100 में से 100 फीमेल्स, ये बात बिल्कुल सच है, 3 से 4 साल अगर केराटिन या रीबॉन्डिंग का ट्रीटमेंट कराया तो जो चोटी का साइज है, ब्रेड का साइज है, माप के रख लीजिए, वो कम होगा ही होगा, वॉल्यूम लॉस आपका होगा ही होगा। तो जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जिन माताओं बहनों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, एटलीस्ट रीबॉन्डिंग वाली साइड वो ना जाएं, और रीबॉन्डिंग के बाद हल्का सा भी हेयर फॉल होगा तो प्रॉपर ईमानदारी से पीछे लग के ट्रीटमेंट लीजिए। अदरवाइज एक बार जो परमानेंट लॉस हो गया तो फिर रिकवरी उसकी इम्पॉसिबल है, ये आपने ध्यान रखना है। देन 7th पॉइंट है जेनेटिक्स। अगर आपके मदर को या फादर को, मदर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, फादर का अप्रॉक्सीमेटली फीमेल्स के अंदर 35 to 40% रोल रहता है, बट 60% मदर के जीन्स के साथ फीमेल हेयर लॉस जुड़ा है। अगर आपके मदर को कहीं लाइफ में बॉल्डनेस का इशू रहा है, यानी कि सेंटर पार्टीशन, सेंटर वाला जो उनका एरिया है वो वीक हो गया एज के साथ या किसी भी वजह से, या लाइफ में किसी पॉइंट पे हुआ, तो समझ लीजिए वो ट्रेट आपके अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे में जब भी फर्स्ट आपको सिग्नल मिले हेयर फॉल का तो सचेत हो जाइए, उसी वक्त ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कीजिए। लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, कह रहे तो मौसम की वजह से हो गया, मानसून की वजह से हो गया, स्ट्रेस की वजह से हो गया, इतना हेयर फॉल तो होता ही होता है, ऐसे नहीं करिए। अगर आपको पहले पता है, अगर यू नो इट कि मदर को ये प्रॉब्लम है या उनके बाल हल्के हैं और आपको फर्स्ट बाउट में आपको दिखा कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ है, तो आप उसका कुछ ना कुछ उस पर ध्यान जरूर दीजिए। डाइट में चेंजेस करिए, जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई चीज आप ढूंढ के अपने बारे में आप देखना शुरू करिए कि क्या कल्प्रिट इसमें हो सकता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, अदरवाइज वो लेटर ऑन आपको फिर प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट करेगा। देन आ जाता है प्रोटीन का इंटेक। अब ये भी एक बहुत कॉमन फैक्ट है कि फीमेल्स का इंडिया के अंदर प्रोटीन का इंटेक बहुत लिमिटेड रहता है। आमतौर पर अगर मैं आप सबसे, जितने भी मेरे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, अगर मैं फीमेल्स से ये पूछता हूँ प्रोटीन आप कितना लेते हैं, तो पहले तो ये समझने आएगा कि प्रोटीन भैया अलग से लेने की क्या जरूरत है, हम तो दाल रोटी खाने वाले बंदे हैं, दाल रोटी हम खा लेते हैं। ये समझ के चलिए, थोड़ा सा अब आपको गूगल करना पड़ेगा कि प्रोटीन की हमारी बॉडी के लिए क्या अहमियत है। एक समय तक तो काम चल जाता है दाल रोटी से, पर जैसे जैसे एजिंग स्टार्ट होती है, उम्र बढ़नी स्टार्ट होती है, बुढ़ापा स्टार्ट होता है, जो कि आपका 30 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त आपके शरीर में मसल्स, मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर होंगी तो हड्डियों के ऊपर प्रेशर आएगा, तो 40-45 साल के आसपास जोड़ों के अंदर कहीं ना कहीं जकड़न, हल्की फुल्की पेन, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। रूट कॉज क्या है कि रेगुलर हम प्रोटीन नहीं लेते। एक औसत फीमेल, एक औसत जो वेट देखा गया फीमेल का 60 से 65 किलो के आसपास हायर साइड पे रहता है, लोअर साइड पे 50, 52, 55 किलो के आसपास रहता है। तो समझ के चलिए, ना करते भी आप एक दिन का 25 से 30 ग्राम कॉन्शियस प्रोटीन इंटेक जरूर रखिए। और कैसे लेना है प्रोटीन, थोड़ा सा गूगल पे आप सर्च करेंगे कि अगर आप वेजिटेरियन है तो क्या सोर्सेज हैं आपके लिए प्रोटीन के, कैलकुलेट कीजिए, ध्यान दीजिए। अदरवाइज एज ए रफ गाइड बोलता हूं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे में, अंडे का जो व्हाइट होता है 6 ग्राम प्रोटीन होता है, येलो आप निकाल दीजिए, दैट इज प्योर प्रोटीन, 6 ग्राम उसमें रहता है। पनीर जैसे लेते हैं उसके ऊपर देख लीजिए कि 100 ग्राम पनीर के अंदर कितने ग्राम प्रोटीन है। कॉन्शियसली इंटेलिजेंस के साथ सर्च कीजिए अपने बॉडी वेट के अनुसार, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का हमारा लक्ष्य रहता है। 1 ग्राम पूरा नहीं मैं बोलता, क्योंकि अदरवाइज रूटीन जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में भी होती है। तो कॉन्शियस प्रोटीन इंटेक बोलता हूं, क्वालिटी प्रोटीन इंटेक जो कि 25 से 30 ग्राम, हाफ ऑफ द डेली रिकमेंडेशन भी आपने ले लिया तो आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो प्रोटीन को कॉन्शियसली लीजिए। प्रोटीन से मसल्स बचेंगी, मसल से आपकी बोन्स बचेंगी, और बोन्स अगर बची रहेंगी तो आप चलते फिरते रहेंगे लंबे समय तक, एग्जैक्टली एजिंग आपको नहीं पकड़ पाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मीनोपॉज के आसपास पहुंचते हैं आप, उस वक्त बॉडी को जो स्टिमुलेशन वाले हार्मोन्स होते हैं वो डंप हो जाते हैं, आप अपने ही सहारे पे रह जाते हैं। और उस वक्त अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, मसल्स अच्छी हैं, तो आप लंबा समय तक बिना किसी बीमारी के चल फिर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, एजिंग, मीनोपॉज, यानी कि जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं उसके बाद बॉडी को अंदर से हार्मोनल सपोर्ट बंद हो जाती है। ऐसे में 2 ऑप्शंस रहती हैं आपके पास, अपनी डाइट को बहुत अच्छे से इंप्रूव करके रखिए, या मूड में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है तो फिर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं। वो गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का काम है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। एज ए जनरल रूल, जब मीनोपॉज होगा पूरी बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और हेयर फॉल ना भी हो, हेयर थिनिंग स्टार्ट होगी। ये वाले एरिया के अंदर आपको हेयर थिनिंग स्टार्ट होगी। दैट इज द टाइम 45 ईयर्स के बाद मैं अपने हर फीमेल क्लाइंट को, चाहे वो ट्रांसप्लांट वाले अपने
बच्चों के साथ आए हो या कैसे भी आए हो, उनको ये ज़रूर गाइड करता हूँ कि अब बालों का ध्यान देना शुरू कर दो अगर आप एक लंबे समय तक यूथफुल अपनी लुक चाहते हैं तो। और उसके अंदर ज़रूरी क्या रहता है, साल में 2 से 3 बार PRP ट्रीटमेंट ले लो। और पेप्टाइड सीरम, चाहे हेयर फॉल है नहीं है, थिनिंग है नहीं है, एक हैबिट बना लो कि हफ्ते में 3 से 4 बार मेरे को स्कैल्प पे लगाना ही लगाना है। 40 ईयर्स के बाद हेयर फॉल या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम मोर देन 70% फीमेल्स में आती है। बहुत अच्छा खाना या बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स अगर आदत में हैं आपके, तो फिर हो सकता है 50, 55, 60 साल तक भी बड़े हेल्दी हेयर कैरी कर लो। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको जरूरत इसकी पड़ेगी ही पड़ेगी। और लास्ट एक पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि पॉइंट नंबर 10 है, टाइट ब्रेडिंग नहीं करनी। टाइट हेयर जो स्टाइल है वो नहीं करना। बहुत सारी फीमेल्स को शौक होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, माथा एक भी बाल इधर उधर नहीं दिखाई दे, उस चक्कर में बहुत टाइट चोटी बनाएंगे, बहुत टाइट जूड़ा बनाएंगे, पोनी बना लेंगे। वो नहीं करना है क्योंकि उससे ट्रैक्शन बॉल्डनेस होने के पूरे चांसेस हैं। और 40 साल के आसपास भी अगर आप इस तरीके से करते हैं तो माथा आपका बड़ा होके रहेगा। तो ये थे 10 पॉइंट्स फीमेल हेयर लॉस से रिलेटेड जो बहुत कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सी वजह है, जैसे कि डर्मेटोलॉजिकल रीजंस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एलोपेशिया एरिएटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिकली, बट उनको किसी और दिन टच करेंगे। फिलहाल ये 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपको या आपके आसपास किसी को रिश्तेदारी में, दोस्ती में कहीं कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये वीडियो आप भेजेंगे तो इन 10 में से किसी न किसी एक वजह पे वो टिक मार्क जरूर लगाएंगे कि यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है। और जब प्रॉब्लम का पता लग गया तो फिर उसका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इफ पॉसिबल इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे आप चाहेंगे ये भी बता दीजिए। जब तक हम अगला टॉपिक लेके आते हैं, अगला वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।